बेसिकली क्या हो रहा है कि नेट में बहुत इशू आ रहे हैं मेरी, ठीक है, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट द लाइव क्लास। नेट वाले से बात हुई है, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे मैंने बोला है कि वो ठीक कर दें, तो वो कल तक इसको ठीक कर देंगे जो भी इसमें इश्यूज़ हैं, ठीक है। और जब ये इश्यूज़ फिनिश हो जाएंगे देन वी विल स्टार्ट द लाइव क्लास अगेन। टिल देन हम क्या कर सकते हैं कि हम जो हमारी क्लासेज हैं उसको हम रिकॉर्डेड ही क्लास को क्या करें, आपको सर्व किया जाए, जिससे एटलीस्ट आपकी जो पढ़ाई है उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। इसलिए जो हमारे आज का सेशन है डिमांड का, जो हमने पीछे करा था वही वाला सेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आज सेम टाइम पे ही 9 बजे ही आपको एक क्लास मिलेगी। बस यही होगा कि आपको कमेंट करोगे, यानी कि आपके तुरंत रिप्लाई नहीं मिलेंगे बट आपके कमेंट के रिप्लाई ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखो उसी तमीज़ के साथ जिस तमीज़ के साथ आप लाइव क्लास को देखते हो। उससे क्या होगा कि उससे आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगी डिमांड को लेके। और डिमांड आज हम फिनिश कर देंगे। डिमांड का सेकंड पार्ट है, यानी कि इससे पहले एक पार्ट हमने कवर किया था लाइव क्लास के अंदर, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, क्या क्या हमने पढ़ लिया था डिमांड के अंदर, ठीक है। तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखो पहला हम पढ़ चुके थे कि व्हाट इज़ डिमांड, और दूसरा हम पढ़ चुके थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, हम पढ़ चुके थे टाइप ऑफ गुड्स, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हम पढ़ चुके थे कि भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, आपके ग्रिफिन गुड्स क्या होते हैं, आपका क्या कहते हैं नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं। सारे गुड्स के टाइप हम कंप्लीट कर चुके थे। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, कि डिमांड का लॉ क्या कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉ ऑफ डिमांड। तो देखो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ये कहता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ डिमांड, यानी कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तो आपका डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जब प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी को हम लोग लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, या इसे फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, जब भी कोई चीज़ सस्ती होगी, ठीक है, और वो अगर एक नॉर्मल गुड्स है तो उसकी डिमांड अपने आप ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो एक अलग बात है, कुछ कंडीशंस में ऐसा नहीं होता है, बट वो कंडीशंस को हमने क्या मान लिया है कि अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, सारे फैक्टरों को क्या रखा जाए, कांस्टेंट रखे जाए। ये कौन से फैक्टर हैं जिन्हें हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहते हैं, एक्सेप्ट द प्राइस, प्राइस को छोड़ करके। अच्छा, डिमांड की वजह से डिमांड कर्व, डिमांड की वजह से जो डिमांड कर्व होता है वो कैसी तरफ चला जाता है, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कैसे दिखने लगता है, राइट टू लेफ्ट चला जाता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम डिमांड कर्व को देख के पता लगा सकते हैं कि भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है। देखो जरा यहाँ पर, जरा इस टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करो। यहाँ देखो कि हम बात कर रहे हैं कि डिमांड कर्व के बारे में। तो डिमांड कर्व पहले होता क्या ये जान लो। डिमांड कर्व का मतलब है रिप्रेजेंटेशन, क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जो आपने डिमांड शेड्यूल बनाया है उसका रिप्रेजेंटेशन, पर कैसे रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली। जब आप ग्राफ के थ्रू किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करोगे तो उसको हम कर्व बोलते हैं। बट यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करा जाएगा, यहाँ पर रिप्रेजेंट करा जा रहा है प्राइस को और क्वांटिटी को। तो प्राइस और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करा जा रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, डिमांड कर्व बोला गया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। आप बोलोगे सर ये दिखता कैसा है, जरा बता दो, समझा दो। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर प्राइस क्या है, 5 4 3 2 1, और डिमांड क्या है, मान लो क्वांटिटी कितनी है, कि जब प्राइस कितना होगा 5 था तो क्वांटिटी कितनी डिमांड की जा रही थी, 1। जब प्राइस क्या हो गया 4 हो गया तो क्वांटिटी कितनी, 2, फिर 3, फिर 4, 5। बहुत क्लियरली देख रहे हो कि जैसे जैसे प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे आपकी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिमांड शेड्यूल, जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, डिमांड यानी प्राइस और क्वांटिटी को। और अब इसी का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, देखो जरा ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। अगर हम इसी का क्या बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, और कैसे ग्राफ बनेगा भैया,
कि एक तरफ हमने ले लिया प्राइस, एक तरफ हमने ले ली क्वांटिटी, ठीक है, 1 2 ठीक है 3 4 एंड 5, और इधर पे भी प्राइस ले लिया 1, अरे सॉरी 1 2 ठीक है 3 4 और 5। अब क्या कर रहे हैं आप इस ग्राफ को बना के देख लो कि जब प्राइस कितना था 1 तो क्वांटिटी कितनी थी 1, ठीक है, प्राइस कितना था 1 रुपीज था तो क्वांटिटी कितनी थी 5। अच्छा, जब प्राइस 2 रुपये था तो क्वांटिटी कितनी थी 4, ठीक है। जब इसे इस तरीके से बनाओगे तो आपको कुछ ग्राफ जो है वो इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। इसी ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डिमांड कर्व। और अब देख रहे हो कि ये कैसा दिखेगा आपको, ये नीचे जाता हुआ दिखेगा, इसी को बोलते हैं डाउनवर्ड। क्या बोलेंगे, इसी को डाउनवर्ड बोलेंगे। और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये दिखाता है कि भाई प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। यानी प्राइस जब इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और अगर प्राइस क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी को हम लोग लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। बट इसमें जब तक लॉ ऑफ डिमांड लगेगा जब तक कोई और फैक्टर इसमें क्या ना कर जाए, इंक्लूड ना हो या उसको इंटरफेयर ना करे। अगर सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं, सिर्फ प्राइस की कमी या वृद्धि की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है, दैट्स मीन इट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। इज इट ओके? यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई है? तो इस वजह से क्या हो रहा है भैया, आपका डिमांड कर्व कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गया है तो। इस क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों, क्या बोल रहा है, द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस, लॉ ऑफ डिमांड क्या एक्सप्रेस करता है, बताओ जरा फटाफट से। लॉ ऑफ डिमांड क्या एक्सप्रेस करता है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कम्युनिटी ऑन इट्स डिमांड, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ कम्युनिटी ऑन इट्स प्राइस, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी ओवर द सप्लाई। तो ये वाली बात तो कहता नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। नन ऑफ दी अबव, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। अच्छा, ये बोला था इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, जो प्राइस के अंदर चेंज आता है उसकी वजह से जो डिमांड के ऊपर चेंज पड़ता है, इस चीज को दिखाने का काम ही क्या करता है आपका लॉ ऑफ डिमांड करता है। क्योंकि प्राइस वो फैक्टर है जो डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करता है। जैसे जैसे प्राइस क्या होगा मेरे लाल, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे डिमांड क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। और जैसे जैसे प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, वैसे वैसे डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इज इट ओके? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलें आगे बढ़ते हैं। गुड। अब आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होगा, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा। एक्सेप्शन का मतलब ये हो गया कि जब प्राइस क्या हो, डिक्रीज हो, और डिमांड भी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। और प्राइस जब क्या हो, इंक्रीज हो, और डिमांड भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या हो गया, वो फेल हो गया, ठीक है, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। इसे ही हम कहते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब जहाँ पे पर्टिकुलर कोई लॉ लगता नहीं है। तो यानी क्या मतलब इस बात का कि अब प्राइस में इंक्रीज द डिमांड, प्राइस में इंक्रीज द डिमांड, प्राइस डिक्रीज इन प्राइस में डिक्रीज द डिमांड। और ऐसा कब होता है, जैसे पहली चीज हो गई गिवन गुड्स। गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका, आप बहुत क्लियरली समझो तो, जिनका क्या कह सकते हो, व्हेन द कंज्यूमर स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड देयर डिमांड राइज विद इंक्रीज इन प्राइस एंड डिमांड फॉल विद डिक्रीज इन प्राइस। इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान समझ लेना, बहुत छोटी सी बात है। गिवन गुड्स के अंदर मान लो कि एक गिवन को लेते हैं, मान लो कि हमने मीट को गिवन गुड्स मान लिया। वैसे आजकल के टाइम में कोई गिवन गुड्स होते नहीं है, फिर भी मान लिया कि मीट गिवन गुड्स है। और जो आपका ब्रेड है या फिर जो आपकी रोटी है, ठीक है ना, ब्रेड जो है वो क्या है आपके लिए, नॉर्मल गुड्स है। अब ध्यान से समझो, जो मीट है वो कितने रुपए का आ रहा है, मान लो वो 10 रुपए किलो आ रहा है, और जो ब्रेड है वो 40 रुपए किलो आ रहा है, ठीक है जी। अब ध्यान से समझो कि गिवन गुड्स में अब बंदे की रिक्वायरमेंट मान लो वो 1 किलो लेकर के जाता है कम से कम, और उसकी इनकम जो है वो 15 रुपए है। इनकम क्या है उसकी, 15 रुपए है। तो वो क्या कर पाएगा, क्या वो ब्रेड अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 किलो, पर इनकम तो है नहीं, तो वो ब्रेड तो अफोर्ड नहीं कर सकता। बट वो क्या अफोर्ड कर सकता है, मीट अफोर्ड कर सकता है। अच्छा, अगली
बार क्या हुआ कि प्राइस बढ़ गए और कितना हो गया, ये 10 रुपए से मीट के प्राइस बढ़ के कितने हो गए, 15 रुपए हो गए। गिवन गुड्स है, प्राइस बढ़ गए, उसके बावजूद भी जो कंज्यूमर है क्या वो ब्रेड खरीद पाएगा? अभी भी ब्रेड के प्राइस कितने हैं, 40 रुपए ही है। क्या वो ब्रेड खरीद पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी इनकम तो अभी भी कांस्टेंट है 15 रुपए। तो वो फिर भी किसी को परचेज करेगा, मीट को परचेज करेगा। डिमांड के बढ़ने के बावजूद भी, प्राइस के बढ़ने के बावजूद भी मीट ही परचेज कर पा रहा है, क्योंकि ब्रेड जो है वो उसकी आउट ऑफ क्या हो गई है, आउट ऑफ रीच हो गई है। अच्छा, अगर इसका प्राइस कम भी हो जाए, किसका, मीट का, ये 10 रुपए से 8 रुपए हो जाए, तब भी वो क्या परचेज करेगा, मीट ही परचेज करेगा, क्योंकि उसकी इनकम ही उसको क्या नहीं कर पा रही है, उसको वो उतना पैसा नहीं है उसकी जेब में कि वो ब्रेड की तरफ जा पाए। इवन जबकि ब्रेड के जो प्राइसेस हैं वो ना तो घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी इनकम ही उस रेंज में नहीं है। क्लियर है यहाँ पर बात, समझ में आ रही बात? तो ऐसी ही हरकतें जिनको जिसमें देखने को मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, गिवन गुड्स कहते हैं। तो गिवन गुड्स के ऊपर क्या लगता है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो रट लो। समझ में आई बात? दूसरी चीज, चलो, स्टेटस सिंबल ऑफ गुड्स। स्टेटस सिंबल ऑफ गुड्स जैसे ओडी, जैसे क्या, ओडी। आप लोगों ने शराबी मूवी देखी होगी जिसमें वो कहता है कि ये झूमर जो है वो 15 लाख रुपए का है। अगर झूमर 15 लाख का नहीं है तो झूमर लगाने का कोई फायदा नहीं है। या कोई कारपेट घर में बिछा रखा है, अगर वो 10 लाख का नहीं है तो उसको लगाने का कोई फायदा नहीं है। या गोल्ड जो है वो महंगा होता है, इसीलिए उसको खरीदते हैं, सिंबल दिखता है, उससे वो कहते हैं हाय मेरा 9 लाख का हार, मेरा 9 लाख का हार। क्यों? क्योंकि उससे क्या दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है। तो सिंबल वाली चीजों पर क्या नहीं होता है, लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है। फियर ऑफ शॉर्टेज, अगर आपको पता चल जाए कि भैया कल क्या है, नमक खत्म होने वाला है, तो आज ही आप जाके उसको खरीद लाओगे। उसके प्राइस बढ़ने के बावजूद भी आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस दोगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि भाई कल को खत्म हो गया तो फिर क्या करेंगे। उसके बाद इग्नोरेंस, ये ज़्यादातर वो लोग समझ सकते हैं जो पालिका मार्केट में कभी गए हो, पालिका बाजार गए हो, ठीक है, सरोजनी नगर गए हो, कहाँ पर, वहाँ पर वो बोलता है कि भाई कोई शर्ट परचेज करो, बोलते हैं 1500 की है, तो आप बोलते हो नहीं मैं तो 1000 रुपये दूंगा, और आप ले आते हो। बाद में आपकी मम्मी बताती है कि उस शर्ट की कीमत सिर्फ 250 रुपये थी, आप गलती से एक्स्ट्रा पे कर आए, ठीक है, गलती से एक्स्ट्रा पे कर आए। फैशन रिलेटेड गुड्स, जो फैशन को दिखाती हैं, जैसे मान लो आप देखना कुछ लड़कियों को शादी में मनीष मल्होत्रा का ही लहंगा पहनना है, उस तरीके की चीज़ें। क्यों? क्योंकि कैटरीना कैफ अपनी शादी में पहन रही है, ठीक है। या फिर लड़कों को MS धोनी की तरह ही अपने बाल करवाने हैं, क्योंकि धोनी साहब ने करवा रखे हैं। तो फैशन रिलेटेड चीज़ों पर भी क्या नहीं लगता है, लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है। ये उसका एक्सेप्शन है कि जो चीज़ ट्रेंड करेगी, चाहे वो थोड़ी महंगी ही क्यों ना हो, लोग उसका डिमांड करेंगे। जैसे आईफोन देख रहे हो ना, आईफोन आधों को चलाना नहीं आता है पर खरीद लेते हैं। क्यों खरीद लेते हैं? क्योंकि भैया आईफोन से स्टेटस के सिंबल आता है, फैशन है, ठीक है। आईफोन का वो एप्पल जब तक दिखा नहीं लेंगे जब तक खुद एप्पल खाएंगे नहीं, ठीक है। नेसेसिटी ऑफ लाइफ, अब मेडिसिन हो गई। अब मेडिसिन में भैया चाहे प्राइस कम हो चाहे ज़्यादा हो, बंदा परचेज करेगा ही करेगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर फ्री में ट्यूबरकुलोसिस की दवा मिलने लगे तो तुम लोगों ने जाकर के अपने पास रख लेनी है। या फिर नमक फ्री हो जाए तो ये तो है नहीं कि भाई कि अच्छा ऐसा करो जी 20 किलो नमक पैक कर दो, आज तुम्हारा लाल नमक खाएगा। बात समझ में, नेसेसिटी है। या फिर पानी के ही साथ देख लो, अगर पानी फ्री है, जहाँ पर भी फ्री पानी अवेलेबल है तो आप पानी उतना यूज़ करोगे जितना आपको ज़रूरत है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ लोग कह रहे हैं यार पानी फ्री मिल रहा है चलो डूब जाते हैं, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। हाँ, दारू के साथ हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड का मतलब समझ में आ गया कि ये 6 की 6 चीज़ों पर क्या अलाउ नहीं होता है, आपका लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है डिमांड कर्व। तो मैंने अभी आपको बताया डिमांड कर्व क्या होता है। तो डिमांड कर्व के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, या तो डिमांड कर्व क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, या डिमांड कर्व क्या होगा, शिफ्ट होगा। पहले ध्यान समझ लेना, मूवमेंट का मतलब क्या होता है और शिफ्ट का मतलब क्या होता है। अगर मैं डिमांड कर्व को इस तरीके से बनाता हूँ और आपको ये पता चल चुका है ये क्या आपका डिमांड कर्व है और ये क्या है भैया आपका डिमांड कर्व है। ध्यान से देखो, ये भी डिमांड कर्व है, 2 डिमांड कर्व ले लिया हमने। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि डिमांड कर्व जो है, एक सेकेंड देखो, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो डिमांड कर्व है वो क्या हो रहा है, वो ए इधर से क्या हो जा रहा है, राइट वर्ड चला जा रहा है, यानी डी से D1 हो जा रहा है, या फिर लेफ्ट वर्ड आ जा रहा है, D से D2 हो जा रहा है, इस तरीके की हरकत कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे शिफ्टिंग। कि डिमांड कर्व क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट कभी भी आदमी कैसे होगा, आगे पीछे शिफ्ट होगा, पर मूवमेंट कैसे होगी, ऊपर नीचे। यानी कि यहाँ पर डिमांड कर्व था, अब डिमांड कर्व खिसक करके पहले ए पॉइंट पे था, अब खिसक करके बी पॉइंट पे आ गया, फिर बी पॉइंट से खिसक करके सी पॉइंट पे आ गया। इसी को बोलेंगे मूवमेंट। ये होता है क्या, अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अभी मैं आपको समझाता हूँ बहुत क्लियरली, देखो जरा।
मूवमेंट कब आता है, मूवमेंट कब आएगा, मूवमेंट जब आएगा जब आपका क्या, जब आपके प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होगा। किस में चेंज होने की वजह से, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस आपकी डिमांड के अंदर जो चेंज आए उसकी वजह से आपके जो कर्व है, डिमांड कर्व है, उसके अंदर क्या आएगी, मूवमेंट आएगी, उसकी वजह से उसमें क्या आएगी, मूवमेंट आएगी। क्लियर हो रही है यहाँ पर बात। अगर आपका डिमांड कर्व मूव कर रहा है और मूवमेंट की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि भैया आपके प्राइस में क्या आया है, चेंज आया है। अब जरा यहाँ पर देख लो कैसे चेंज आ सकता है कि मान लो कोई चीज़ है, पहले वो 5 रुपये किलो मिल रही थी, ठीक है, आप 10 यूनिट परचेज कर रहे थे, अब अचानक से ही उसके प्राइस कितने हो गए, उसके प्राइस 10 रुपये किलो हो गए, तो आप उसकी कितनी यूनिट परचेज करने लगोगे, 5 यूनिट। ये बात तो बहुत क्लियर है क्योंकि आप उसकी क्या कर रहे हो, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड लग रहा है। आप प्राइस क्या हुआ, ज़्यादा होने की वजह से आपने क्वांटिटी क्या कर दी, छोड़ दी। तो यहाँ पर जरा इसको देखो, अगर इसको कर्व में दिखाओगे तो कैसे दिखेगा भाई, कर्व में दिखाओगे तो कैसे दिखेगा, 5 और 10 और यहाँ पर 5 और 10। तो अगर मैं ये बात कहूँ कि 5 रुपये पे कितनी यूनिट परचेज करते थे, 10 यूनिट, यानी यहाँ पर कहीं पर थे आप, और अब 10 रुपये पे कितनी यूनिट परचेज कर रहे हो, 5 यूनिट, यानी अब यहाँ पर कहीं पर हो आप। तो जरा इसको अगर मिलाते हो तो कैसा दिखेगा भैया, ये आपका डिमांड कर्व हो गया। पर देखो पहले आप कहाँ पर थे, ए पर, और अब कहाँ पर हो, बी पर। इसी को क्या बोलेंगे कि भाई मूवमेंट हुई है, और ये मूवमेंट किधर हुई है, बताओ ये मूवमेंट किधर हुई है, अपवर्ड। क्या हुई है ये, अपवर्ड। क्या हुई है भाई साहब, अपवर्ड हुई है। बात समझ में आ रही है, अपवर्ड मूवमेंट हुई है, ठीक है। और इस अपवर्ड मूवमेंट के पीछे रीजन क्या है कि प्राइस क्या हुआ है, प्राइस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और प्राइस इंक्रीज होने की वजह से डिमांड क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। डिमांड क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। और इस डिक्रीज इन डिमांड को ही क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। बात समझ में आ रही है क्या, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्लियर है यहाँ पर बात। अच्छा, यही सीन सेम अगर इसी ग्राफ को मैं क्या करूँ, ऐसे एक और पॉइंट पे और लेकर के चलता हूँ, दिखाता हूँ, तो कि अब क्या हो रहा है कि प्राइस 2 रुपये किलो हो जाए तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, मान लो 15 यूनिट परचेज करने लगे आप, ठीक है। तो 15 यूनिट परचेज करने लगे 2 रुपये के प्राइस पर, 2 रुपये के प्राइस पर 15 यूनिट परचेज करने लगे, तो आप कहीं पर यहाँ आ जाएंगे, ए बी और अभी सी। अब आपका ग्राफ किधर आ गया, नीचे की तरफ आ गया। तो इसी को बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड। क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड। और इस एक्सपेंशन इन डिमांड क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका प्राइस क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, और प्राइस डिक्रीज होने की वजह से आपका डिमांड क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। बात समझ में आ रही है। और आपका कर्व किधर आ गया, डाउनवर्ड। किधर आ गया, डाउनवर्ड। क्लियर है बात यहाँ पर, कोई डाउट इस बात में किसी को, समझ में आ गई बात। देखो जरा कि जब एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व होगा तो क्या होगा भाई, डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, और उसकी वजह से, और ये क्यों मूवमेंट डाउनवर्ड करेगा, क्योंकि डिक्रीज इन क्या हुआ होगा, प्राइस हुआ होगा। और एक्सपेंशन का मतलब है जब प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या हुई होगी, डिमांड क्या हो गई होगी, ज़्यादा हो गई होगी, डिमांड इंक्रीज हो गई होगी। वहीं पे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब क्या है कि डिमांड कर्व किधर जाएगा, अपवर्ड जाएगा, और ये ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस होगा। और प्राइस अगर इंक्रीज हुआ तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी लल्ला, डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड क्या होने जाएगी, कम हो जाएगी। इसे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं। देखो जरा, शिफ्ट का मतलब समझो। शिफ्ट का मतलब है कि जब प्राइस क्या रहे, कांस्टेंट रहे, प्राइस उसके अपने प्राइस के अंदर कोई भी चेंज ना हो, और किसी और चेंज की वजह से क्या आ जाए, उसकी डिमांड में जो चेंज आ जाता है, उस चेंज की वजह से जो डिमांड कर्व पे इफेक्ट पड़ता है, उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग बोलते हैं। उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग बोलते हैं। मैंने अभी शिफ्टिंग आपको समझाया कि किसी और चीज की वजह से, मान लो प्राइस तो सेम था, मान लो प्राइस तो क्या था, सेम था, पर फैशन बढ़ गया उस चीज का, तो अचानक से उसकी क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई, है ना। मान लो प्राइस तो क्या था, सेम था सैनिटाइजर का, पर अचानक से कोविड आ गया, अचानक से क्या गया, कोविड आ गया, और डिमांड अपने आप ही क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। प्राइस तो मास्क का सेम था, बट अचानक से क्या आ गया, कोविड आ गया, और प्राइस डिमांड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, ठीक है। या फिर मान लो कि
आपके फ्रूट्स के प्राइस तो सेम थे बट आपके फादर की इनकम इंक्रीज हो गई, इनकम क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो आपने डिमांड क्या कर दी, बढ़ा दी। समझ में आ रही है बात यहाँ पर? यानी कि प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट रहे और किसी भी और रीज़न की वजह से डिमांड में कोई चेंज आता है तो उसी को हम बोलते हैं क्या, शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। और शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व क्या होगा, या तो राइट वर्ड होगा, मैंने आपको पीछे वाला ही दिखा दिया कैसा राइट वर्ड होता है, या तो क्या होगा, राइट वर्ड होगा। राइट वर्ड होने का मतलब क्या है कि आपका डिमांड कर्व इधर था, ठीक है, अब किधर चला गया, अब आपका डिमांड कर्व राइट वर्ड चला गया, यानी इस तरफ आ गया, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, कैसा दिखेगा ये डायग्राम अगर बनाओगे तो, प्राइस तो सेम रहेगा, प्राइस तो सेम रहेगा, पहले क्वांटिटी कोई मान लो क्यू परचेज कर रहे थे, अब आप क्वांटिटी Q1 परचेज कर रहे हो, यानी क्वांटिटी आपने क्या कर दी, बढ़ा दी, प्राइस अभी भी सेम है, तो आपका डिमांड कर्व किस तरफ आ गया, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, इसी को बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। और लेफ्ट वर्ड का मतलब क्या है, जहां पर अभी भी सेम, वही सेम पॉइंट, जहां पे क्या हो रहा है, प्राइस तो सेम रहेगा बट पहले डिमांड यहाँ पर कहीं पर हो रही थी और अब डिमांड अपने आप ही क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, हो सकता है इनकम घट गई हो, ठीक है, कई सारे रीजन हो सकते हैं, इसी को बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। क्लियर है बात यहाँ पर? तो राइट वर्ड शिफ्टिंग क्यों होता है, जब किसी अदर रीजन की वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाए। लेफ्ट वर्ड कब शिफ्टिंग होता है, जब किसी अदर रीजन की वजह से डिमांड डिक्रीज हो जाए जिसमें प्राइस का कोई भी लेना देना ना हो, उसी को हम शिफ्टिंग कहते हैं। और जब प्राइस की वजह से कोई चेंज आए उसी को हम मूवमेंट कहते हैं। क्लियर है बात बच्चों? यहाँ पर बहुत क्लियर हो गई। आप देखो काइंड ऑफ डिमांड, काइंड ऑफ डिमांड देख लो। पहले डिमांड का टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड वो होता है जिसमें प्राइस की वजह से डिमांड में जो चेंज आता है उसे हम प्राइस डिमांड बोलते हैं। यानी ड्यू टू प्राइस जो क्या आ रहा है, डिमांड में चेंज आ रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, आपका प्राइस डिमांड बोलेंगे। जैसे मान लो आपकी मम्मी सब्जी खरीदने गई और भाई वहां पर देखा कि प्राइस सब्जियों के क्या हुए, बढ़े हुए हैं, तो आपकी मम्मी सब्जी कम लेकर के आई। इस तरीके की डिमांड को हम प्राइस डिमांड बोलते हैं। इनकम डिमांड क्या होती है, जब भैया पैसा आपकी जेब में ज़्यादा आता है आप डिमांड बढ़ा देते हो इन रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। प्राइस कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास पैसा आ रहा है। पहले आप 1 लीटर दूध लेकर के आते थे, अचानक से आपने 4 लीटर दूध परचेज करने लगे क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी लग गई है। वहीं पर आपकी मान लो फादर की जॉब चली जाती है तो जो 1 लीटर दूध आता था अब वो क्या हो गया, वो क्या हो गया 250 ml हो गया। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि आपकी इनकम इफेक्ट हो गई। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इनकम डिमांड, जो इनकम की वजह से चेंज होती है। क्रॉस डिमांड क्या होती है, क्रॉस डिमांड का मतलब होता है एक चीज का प्राइस किसी दूसरे चीज को इफेक्ट करता हो। जैसे मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए, पेट्रोल का प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो कार के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कार के ऊपर क्या पड़ेगा, कार की डिमांड अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर पेट्रोल का प्राइस क्या हो जाए, घट जाए, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। उसी तरीके से अगर टी के प्राइसेस क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होने लगेगी, ज़्यादा होने लगेगी। और अगर टी की डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाए, तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को हम बोल रहे हैं क्या, क्रॉस। यानी कि चोट तुझे लगे और दर्द किसी और को हो, इसी को बोलते हैं। यानी उसके रिलेटेड गुड्स को क्या होती है, तकलीफ होती है, उसकी डिमांड पर क्या पड़ता है, असर पड़ता है। इसी को हम लोग क्रॉस डिमांड कहते हैं। जॉइंट डिमांड क्या होती है, जहाँ पर आपको एक चीज़ लेने गए और आपको कई सारी चीज़ें लेनी पड़ती है। जैसे मान लो अगर आप चाय बनाने के लिए चाय बनाना चाहते हो तो आपको चाय पत्ती भी लेनी पड़ेगी, आपको क्या कहते हैं, दूध भी लेना पड़ेगा, आपको चीनी भी लेनी पड़ेगी। जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स को क्या करना पड़ता है, एक साथ डिमांड करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट डिमांड कहते हैं। क्लियर है बात? कंपोजिट डिमांड क्या होती है, जहाँ पर क्या कर रहे हो, जहाँ पर व्हेन अ कमोडिटी कैन बी पुट सर्वल यूज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जो आप डिमांड कर रहे हो वो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो रही है, जैसे आपकी टीवी पंखा चलाने के लिए तो हो ही रही है, साथ में आप अपनी उंगली दे करके मर भी सकते हो उसके अंदर। ठीक है, इसे कहते हैं कंपोजिट डिमांड। और लास्ट जो है डिमांड के टाइप में वो है ड्राइव्ड डिमांड। ड्राइव डिमांड का मतलब क्या है कि एक चीज़ की डिमांड दूसरे चीज़ के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड करती है। एक चीज़ की डिमांड क्या हो रही है, दूसरे चीज़ के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड करती है। जैसे डिमांड फॉर द लेबर प्रोड्यूसिंग क्लोथ इज ड्राइव डिमांड एंड इट डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ क्लोथ्स। अब मान लो क्लोथ्स की जहाँ पे जो लोग काम करते हैं, कपड़े की मिल में जो काम कर रहे हैं, अगर कपड़े की डिमांड बढ़ेगी, कपड़े की डिमांड बढ़ेगी, तभी क्लोथ्स में जो आपकी लेबर होगी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे राज कुंद्रा जी हैं, अब जैसे जैसे लोगों ने मूवीज़ उनकी देखने की ज़रूरत समझी
वैसे वैसे उन्होंने एक्टर्स को हायर करना शुरू कर दिया। तो एक्टर्स की डिमांड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि भैया किस तरीके से आपकी लेबर की क्या हो रही है, आपकी मार्केट में किस तरीके से डिमांड हो रही है। क्लियर है बात यहाँ पर? तो ये होती है ड्राइव डिमांड, जहाँ पे एक चीज़ की डिमांड दूसरी चीज़ को क्या करती है, चाहते ना चाहते हुए भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। क्लियर है बात? जैसे मान लो टाइपराइटर की अब लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो जो टाइपराइटर बनाने वाली कंपनीज थी वो बंद हो गई, तो जो लेबर उस पर डिपेंडेंट थे उनको नौकरी मिलनी बंद हो गई। क्लियर है बात यहाँ पर? तो इसी के साथ आपका जो डिमांड का चैप्टर है वो क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। डिमांड का चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। इससे ज़्यादा आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है डिमांड पढ़ना, इतना पेपर में आप कर लोगे मोर देन इनफ है, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन देखते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर दो फटाफट से। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ एन इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, इफ एन इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम लीड टू डिक्रीज इन दी डिमांड, लीड टू डिक्रीज इन डिमांड फॉर कैंपेनिंग, जो कैंपेनिंग इक्विपमेंट, देन कैंपेनिंग इक्विपमेंट इज। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर एक कंज्यूमर की इनकम क्या हो जाए, बढ़ गई है, ठीक है, और उसकी डिमांड क्या हो चुकी है, किसी कोई इक्विपमेंट है उसकी डिमांड क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, तो वो गुड्स कैसा था। और मैंने आपको बता दिया कि इनकम का लेना देना क्या है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब है आप नॉर्मल गुड्स के डिमांड क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। तो अगर नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ा दोगे तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड घट जाएगी और यहाँ पे डिमांड क्या हो रही है, घट रही है। तो यानी ये गुड्स कैसा है, एक इन्फीरियर गुड्स है। कैसा गुड्स है, इन्फीरियर गुड्स है, जिसकी इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड क्या हो गई, इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स जो क्या होते हैं आपके, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, आप देसी घी खाओगे, इट्स अ नॉर्मल गुड्स, पर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप डालडा खाओगे। जैसे ही आपके पास पैसा आएगा आप डालडा से किधर शिफ्ट हो जाओगे, देसी घी की तरफ। क्लियर है बात यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है द लॉ ऑफ डिमांड रेफर टू। लॉ ऑफ डिमांड किस चीज को दिखाता है, बताओ भाई। लॉ ऑफ डिमांड किस चीज को दिखाता है, प्राइस और डिमांड को। किस चीज को दिखाता है, प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को दिखाने का काम क्या करता है आपका, लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। आगे चलो नेक्स्ट, ये बोल रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्स कम्युनिटी फॉल। कोई एक्स गुड्स थे, उसके प्राइस क्या हुए हैं, गिर गए हैं, चलो गिर गए तो, और डिमांड क्या हुई है उसकी, तो उसकी डिमांड क्या होगी अगर वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो मान लो एक्स है और उसका प्राइस गिर गया और वाई उसकी क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड है, तो वाई की डिमांड क्या हो जाएगी, बताओ वाई की डिमांड क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इसको ऐसे समझ लो एग्जांपल के साथ, जैसे चाय, अगर चाय की कीमत क्या हो जाए, गिर जाए, तो जो कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं वो किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, वो चाय की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और वो चाय की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो क्या हो जाएगा, फॉल, फॉल इन डिमांड ऑफ वाई हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पर बच्चों? आगे बढ़े, बोला इफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ब्लू जीन्स, ब्लू जीन्स की प्राइस क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, लीड टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ टेनिस शूज। भाई ब्लू जीन्स थी, उसके प्राइस क्या हो गए, प्राइस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। प्राइस क्या हो चुके हैं, इंक्रीज हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो आपका जो डिमांड ऑफ टेनिस शूज थे वो क्या हो गए हैं, टेनिस शूज की जो डिमांड थी वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है जी, बोल रहा है देन ब्लू जीन्स और टेनिस शूज के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। तो अब यहाँ पर देखो प्राइस किसके बढ़े हैं, जीन्स के, और जूतों के प्राइस क्या हो गए हैं, बढ़ गए, और डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो यानी इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है, इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो रिश्ता क्या कहलाता है, वो रिश्ता कहलाता है कॉम्प्लीमेंट गुड्स का। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट गुड्स के साथ ही ऐसा होता है जब एक का प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए, एक का प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो दूसरे की डिमांड अपने आप ही क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। सॉरी कैसे गुड्स हैं, सॉरी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। कैसे गुड्स होंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ा है ना, और प्राइस अगर इसका बढ़ा है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ से कस्टमर शिफ्ट होकर के किधर चले गए, आपके ब्लू जीन्स से शिफ्ट होकर किधर चले गए, टेनिस शूज पे चले गए, तो इसका आंसर क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा। एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों। ठीक है, चले आगे बढ़ें। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो कल जब हम लाइव क्लास लेंगे, जैसे ही नेट ठीक हो जाएगा तो हम वहाँ पर उसको डिस्कस कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है बात यहाँ पर? चलो, अ इंक्रीज इन डिमांड, क्या बोल रहा है, अ इंक्रीज इन डिमांड कैन रिजल्ट ऑफ। अब इंक्रीज इन डिमांड हो गई, डिमांड बढ़ गई है, किसकी वजह से, किसकी वजह से डिमांड बढ़ी है। अब यहाँ पर देखो, अगर इंक्रीज ऑफ डिमांड के वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है,
बात ध्यान से समझ लो, इसका मतलब बात कर रहा है किसकी, शिफ्ट की। किसकी बात कर रहा है, शिफ्ट की बात कर रहा है। और शिफ्ट कब आएगा, जब इंक्रीज इन क्या हो जाएगी, इनकम। जब एक बंदे की इनकम क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो वो डिमांड क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इंक्रीज ऑफ इनकम हो जाए तो डिमांड क्या कर देगा, बढ़ा देगा। बोलोगे सर मार्केट प्राइस से भी तो बढ़ा सकता है, पर मार्केट प्राइस से इंडिविजुअल का क्या लेना देना है, क्लियर है बात। और रिडक्शन इन प्राइस ये तो होगा ही नहीं, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट ये दोनों तो है ही नहीं आंसर, क्लियर है बात। तो इसका आंसर है बी, क्लियर है यहाँ तक बात। तो ये था आपका डिमांड का चैप्टर। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको वो पॉइंट क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। कल हम इससे रिलेटेड और भी एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर बात। जैसे कि क्वेश्चन देख लो, बोल रहे हैं एक्सपेंशन इन डिमांड लीड टू, एक्सपेंशन, डिमांड में एक्सपेंशन होता है तो क्या होता है भैया, शिफ्ट तो होता नहीं है। एक्सपेंशन में कभी शिफ्ट तो होगा नहीं, तो कहीं पे भी शिफ्ट है तो वो तो होगा नहीं, मूवमेंट होता है। एक्सपेंशन में क्या होता है, मूवमेंट होता है। और एक्सपेंशन हुआ है तो मूवमेंट किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भैया, इसका आंसर आएगा बी, क्लियर है बात। आप इसे वापस देख सकते हो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने ये सातों के सातों टॉपिक कवर कर लिए। व्हाट इज डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, गुड्स, लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन, और आपका डिमांड कर्व, काइंड ऑफ डिमांड। कल जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग सप्लाई। क्या पढ़ेंगे, सप्लाई, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बता देना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बट जब आपको समझ में आए तब। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।